हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज के योजना जो जून अंक है उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारतीय संस्कृति से संबंधित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के बारे में। यानी कि योजना में इस बार एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें भारत के सभी जितने भी आपके विश्व विरासत स्थल हैं सभी प्रकार के, उन सभी पर एक आर्टिकल उसने दिया हुआ है। और 2023 का आप लोगों ने एग्ज़ाम देखा था तो उसमें भी इसी विश्व विरासत स्थल से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं लगातार आपसे कहता रहता हूँ कि यूपीएससी योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया था कि आप लोगों को उसकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के तौर पर भारत में कौन कौन से और कितने स्थलों को इसमें शामिल किया है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें वो ये है कि विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेकर के यूनेस्को ने सबसे पहले 1972 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें इस तरह की चीज़ों को, सांस्कृतिक चीज़ों को संरक्षित करने का प्लान किया गया था। बाद में जाकर के भारत इसमें 1983 में शामिल हुआ और उसी वर्ष विश्व विरासत स्थल की एक लिस्ट बनाई गई थी जिसमें भारत के भी 3 महत्वपूर्ण स्थल शामिल किए गए थे। यानी कि तब से लेकर के अब तक भारत में बहुत सारे विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं जिनकी संख्या है टोटल मिलाकर के 42। यानी कि अब तक हम 42 सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार के स्थलों को विश्व विरासत स्थल में शामिल करवा चुके हैं यूनेस्को की इस लिस्ट में, जिनमें से ध्यान रखिएगा 34 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक है मिश्रित प्रकार का। यानी कि टोटल 3 प्रकार के विश्व विरासत स्थल हैं भारत के संदर्भ में, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इनमें 34 कल्चरल हैं, 7 जो है आपके नेचुरल हैं और 1 मिक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। और आप जो फोटो देख रहे हैं दिल्ली के लाल किले का है, ये भी इसी की विश्व विरासत स्थल में शामिल होता है। तो चलिए इसमें एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कब कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बजाय राजनीतिक इतिहास के। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और इस सेगमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें देखेंगे तो ये आपका जयपुर का जंतर मंतर है, हवा महल है, जहाँ से जिसको इसमें एक विश्व विरासत स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं और इसमें हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक एक करके सभी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंपल सा इसमें हम बात करें कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 750 से अधिक सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों को शामिल किया गया है। 750 से ज़्यादा स्थल हैं इसमें अभी। और इसमें देखेंगे तो ये हमारे जीवन की समृद्धता को प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर के विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन 1972 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में एक समझौता पारित करके किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक समझौता किया गया था। 1972 में एक मीटिंग हुई थी यूनेस्को की। इस मीटिंग में विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर के और उस पर समझौता हो गया और उसके बाद फिर सारी चीज़ें हुई हैं। पृथ्वी पर कुछ स्थान उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के हैं, इसलिए उन्हें मानव जाति की साझा विरासत का एक भाग बनना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। ठीक है ना। और ये सभी के सभी स्थल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है ना। और ये हमारी दुनिया के सबसे असाधारण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत हैं। तो कुल मिलाकर के 1972 की आपको जो मीटिंग है उसके बारे में याद होना चाहिए। उस समय एक समझौता हुआ था और उसके बाद 83 में 1983 में
ध्यान रखना 1983 में इसकी एक लिस्ट बनाई गई थी, उसमें भारत के भी 3 स्थल शामिल किए गए थे। अब वर्तमान में लगभग 42 स्थल हैं वर्तमान में, जिनको आप देख सकते हैं, टोटल मिलाकर के 42 हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 3 बनाए गए थे, अब जाकर 42 हो चुके हैं। अब उनमें से हम एक एक करके सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपका सामने आप देख सकते हैं, अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो एवरीवन, ये देखिएगा आगरा का किला। आगरा का किला आपके अकबर ने बनवाया था। 16वीं सदी के महत्वपूर्ण मुगल स्मारक है, जिसे आगरा का लाल किले के नाम से जानते हैं, और ये अकबर ने इसको बनवाया था। टोटल मिलाकर के अकबर ने 5 किले बनवाए थे, ठीक है ना। कितने बनवाए थे? 5 किले। उनमें से एक ये है, 5 किले थे, उनमें से एक आगरा का है, ठीक है ना। बाकी जो 5 किले हैं, अटक है, अजमेर है, ठीक है ना, और इलाहाबाद है, और एक लाहौर है। टोटल 5 किले थे। यह लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ 2.5 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी है। यानी कि ये जो देख रहे हैं बिल्कुल पीछे पीछे बैक साइड से आप जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है, इसका एक प्रकार से नाला टाइप का बनाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए एक वो जो कहते हैं ना नहर टाइप की बनाई जाती है, उस तरह का बना हुआ है। बिल्कुल यमुना किनारे पर 2.5 किलोमीटर लंबा एक एरिया है इसका, आप देखेंगे तो। और इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जहांगीरी महल और शाहजहां निर्मित खास महल, जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने एक बिल्डिंग और बनवाई थी इसमें, और वो है आपकी, कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा अच्छा सा नाम है, संगमरमर की, वाइट संगमरमर की बनी हुई मस्जिद है। संगमरमर की बनी हुई मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां ने ही यहां पर करवाया है, ठीक है ना। और इसके अलावा दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें हैं इनमें, ठीक है ना। इसे कहते हैं, इस मस्जिद का जो नाम है वो है आपका मोती मस्जिद। ये इसी के अंतर्गत है। एक मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, और एक मोती मस्जिद है आगरा के लाल किले में, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। अब देखेंगे तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं अजंता की गुफाएं। आप देखेंगे तो, ठीक है ना, अजंता की गुफाएं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अजंता की गुफा आपके प्राकृतिक स्तर पर बनी हुई बेहतरीन गुफाएं, पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। और ये बौद्ध स्मारक से संबंधित गुफाएं हैं, यानी कि ये गुफाएं अधिकांशतः इसमें जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर चित्रकला है, वो सबकी सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, और गुप्त काल तक के इसमें दौरान कई सारी अति सुसज्जित गुफाओं को इसमें शामिल किया गया है। अजंता के भित्ति चित्र और मूर्तियां, जिन्हें बौद्ध धर्म की कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, ये इसमें देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे तो एक है रंग महल, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो है आपकी एक कहा जाए बोधिसत्व के चित्र बने हुए हैं। और एक है इसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है इसमें, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अजंता की गुफाएं, इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तीसरा, अभी हाल फिलहाल में आपने चर्चा सुनी होगी, ध्यान रखिएगा, वो थी आपकी नालंदा को लेकर के। नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन कर दिया गया है, बिल्डिंग बन गई है। हालांकि उसकी परमिशन, उसकी क्लासेस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन बहुत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब उसका विधिवत तरीके से बिल्डिंग भी बन गई है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। ये नालंदा महाविहार जो एक है, ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और गुप्त काल में ध्यान रखना
इसका निर्माण किया गया था, आपके कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। गुप्त काल की बनी हुई है और तब से लेकर के 13वीं सदी तक, जब तक कि इसको बख्तियार खिलजी ने इसको जला करके नष्ट नहीं कर दिया, तोड़ नहीं दिया, तब तक यह विश्व का सबसे बेहतरीन शिक्षण स्थल बना हुआ था, जहां पर आपके दुनिया भर के विभिन्न देशों के छात्र पढ़ाई किया करते थे। और इनकी लाइब्रेरी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें कई सारे सेगमेंट बने हुए थे अलग अलग चीज़ों के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, स्तूप भी था, मंदिर भी था, विहार भी थे और प्लास्टर पत्थर धातु से बनी हुई महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ भी शामिल हैं। ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के रूप में विशेष स्थान रखता है और 800 वर्षों तक अबाध रूप से ज्ञान के व्यवस्थित रूप से संचार और प्रसार के लिए जुटा रहा। और यह बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ की जो ज्ञान विज्ञान है वो सभी धर्मों से संबंधित था, यानी कि बेशक महाविहार था, लेकिन इसका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो केवल धार्मिक नहीं था, आपका गैर धार्मिक यानी वैज्ञानिक से लेकर के चिकित्सा से लेकर के सारी चीजें इसमें शामिल थी। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, ठीक। इसके बाद देखेंगे सांची का बौद्ध स्मारक, सांची का स्तूप, या आप अच्छे से जानते हैं सांची का स्तूप को लेकर के। सांची का स्तूप आप जानते हैं, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, ये 3 स्तूप हैं जो अशोक ने बनवाए थे, काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर मैदानी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित है। एक पहाड़ी है, जब आप भोपाल से आगे आप जाएंगे, वो भोपाल से की तरफ आप जाएंगे ट्रेन से, तो उससे पहले ही आपका विदिशा एक स्टेशन पड़ता है, छोटा सा स्टेशन है, विदिशा के पास में ही है। ये पहाड़ी पर ऊपर देखेंगे ट्रेन से, आपको ये पहाड़ी पर दिखाई दे जाता है। काफी अच्छा है, एक स्तूप है और ये आप सब लोग जानते होंगे। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, 84,000, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने तुड़वा दिया था। लेकिन सांची के स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि सांची के स्तूप की जो बाहर की जो रेलिंग है ये वाली, ये शुंग ने बनवाई थी पत्थर की, ठीक है ना, शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने ये रेलिंग बनवाई थी, ठीक है ना, इसको अलंकृत करवाया था। बाकी स्मारक पूरा का पूरा अशोक का बना हुआ है। तो इसमें स्तंभ, महल, मंदिर, मठ सब एक समूह है और संरक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में अधिकांश 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मौजूदा समय में यह प्राचीनतम बौद्ध स्थल है और 12वीं सदी तक यह भारत का प्रमुख बौद्ध केंद्र बना रहा था। वो तो शुक्र मनाइए मुस्लिम शासकों की यहाँ पर नजर नहीं पड़ी, वरना हो सकता है कि वो इसको भी तोड़वा देते। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर नहीं था, खाली स्मारक बना हुआ था, हो सकता है इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया हो, ठीक है ना। एक है आपका चंपानेर पावागढ़, और इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, जब गुजरात के प्रमुख किलों के बारे में आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। चंपानेर पावागढ़ ये रहा, ये भी एक महत्वपूर्ण फैला हुआ एक बिना खुदाई के मौजूद पुरातात्विक ऐतिहासिक सजीव सांस्कृतिक विरासत प्रसंपत्तियों का एक समूह है। और यहां से सोचिएगा, प्राग ऐतिहासिक स्थल भी है, प्राचीन हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला है और गुजरात राज्य की 16वीं शताब्दी की राजधानी के अवशेष यहां पर शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि ये भी यूनेस्को विरासत स्थल में है और यहां पर आपकी विविध सांस्कृतिक विरासत के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो आप समझ सकते हो क्या कंडीशन है। और प्राचीन काल से यानी कि पाषाण काल तक के इसमें अवशेष हमको मिले हैं। यहां से ये पूरा जो पहाड़ी के टीले पर आप जो देख रहे हैं, यही किला है वो। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कलिका माता मंदिर भी है, यहां पर जैन मंदिर भी है और मस्जिद भी है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। पावागढ़ पहाड़ी के उस शिखर पर कलिका माता का मंदिर है। बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ पर मुगलों से पूर्व एक इस्लामिक शहर भी था ये, यानी कि सल्तनत के शासकों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, यानी कि जो गुजरात के मुस्लिम शासक थे उन्होंने। तो याद रहेगा नहीं रहेगा, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे हम विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता है। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, आज भी ये बहुत बेहतरीन माना जाता है, इसको आप देख सकते हैं।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसे अब सीएसटी कहते हैं वर्तमान में। उस समय ये इसको विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से जाना जाता था और लगभग हर फिल्म में दिखाया गया है। अगर मुंबई से संबंधित कोई फिल्म देखते हैं, कभी कोई हीरो आता है जाता है कुछ भी करता है तो वो आपके उसमें दिखाई देता है। ओके, तो ये कंडीशन है। ये गॉथिक शैली भारत में विक्टोरियन गॉथिक शैली के से संबंधित है, उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है ना। पारंपरिक स्थापत्य कला है। ब्रिटिश वास्तुकार, इसका निर्माण किया था ब्रिटिश वास्तुकार एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस के द्वारा इसकी डिजाइन की गई थी और यह गॉथिक सिटी के नाम से जाना भी जाता है। एक व्यापारिक बंदरगाह था, बंबई का बंदरगाह, जिसे आप अच्छे से जानते हैं कि यह पहले पुर्तगाली कंपनी के अधीन था, लेकिन पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटिश शासक को दहेज में दे दिया था और ब्रिटिश शासक ने फिर किराए पर इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और इस तरीके से यह बॉम्बे का प्रतीक बन गया था, बंदरगाह नगर, ठीक है ना। इस टर्मिनल की शुरुआत हुई थी 1878 में। 10 वर्षों में यह बन के तैयार हुआ था। इसमें गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब और विलक्षण भूमि योजना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। और चूंकि इसे ब्रिटिश वास्तुकारों ने भारतीय शिल्पकारों के साथ मिलकर बनाया था, इसलिए भारतीय वास्तुशिल्प की परंपरा भी इसमें शामिल की गई है। इसलिए एक अनोखी शैली इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, CST। ओके, अगला है आपका गोवा का चर्च एंड कॉन्वेंट। अब गोवा पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था, उसकी कंपनी के अधीन। पूर्व राजधानी थी उसकी गोवा, इसलिए वहां पर यह चर्च बनाया गया था, चर्च और कॉन्वेंट। इसे चर्च ऑफ बॉम जीसस, जिसे सेंट फ्रांसिस जेवियर की कब्र है, यहां पर ध्यान रखिएगा। और यह ईसाई धर्म प्रचार को दर्शाता है। एशिया के उन सभी देशों में यह मिशन स्थापित किए गए थे जहां मैनुअलिन, मैनरिस्ट, बरोक वास्तुकला शैलियों का विस्तार दर्शाता है। यानी कि यहां पर जो शैली है पुर्तगाली शैली, जिसे हम कहते हैं मैनुअलिन, मैनरिस्ट और बरोक स्टाइल आर्किटेक्चर की बरोक शैली। अगर आप लोगों ने मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास की हो यूट्यूब पर, तो मैंने मॉडर्न इंडिया की आर्ट एंड कल्चर में खासकर स्ट्रक्चर से संबंधित जो आपका आर्किटेक्चर है, उसमें बरोक स्टाइल की पुर्तगाली शैली के बारे में पूरा डिटेल में समझाया हुआ था। लेकिन आपको यहां क्या रखना है कि गोवा का चर्च भी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक है धौलावीरा। धौलावीरा जानते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। भारत का काफी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक तरीके से दक्षिणी केंद्र के तौर पर इसको देख सकते हैं, दक्षिणी केंद्र के तौर पर इसको देख सकते हैं। प्राचीन शहर धौलावीरा गुजरात राज्य में खादिर द्वीप पर एक स्थित है और यह लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास यह बनाया गया था। इसी खास बात यह ध्यान रखिएगा, यह 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग हैं और तीनों भाग किलेबंद हैं। कैसे हैं? किलेबंदी। तीनों भाग किलेबंद है, 3 पार्ट में है। यह उस समय का सबसे मजबूत किलेबंदी वाला शहर है। यहां पर कब्रिस्तान भी मौजूद है। 4 दीवारी इस शहर को 2 मौसमी धाराओं से जल की आपूर्ति होती थी। यानी कि 3 भाग इसलिए क्योंकि एक जो है इसमें से इस तरह से 2 नदियां गुजरती थी, ठीक है ना। इस वजह से यह शहर 3 भागों में विभाजित हो गया था। यानी इस शहर के बीच में से 2 नदियां गुजरती थी, अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र से आती थी और पानी की सप्लाई करती थी, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहां पर पक्की प्रकार की सड़कें हैं, व्यवस्थित जल प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं। एक बड़ा कब्रिस्तान है मौजूद है यहां पर, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सोना, चांदी और आभूषण, टेराकोटा, ये सब तो है ही है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहां से हमें साइन बोर्ड मिला है जो दिखाता है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के साथ उसका प्रतीक, उसका सिंबल, उसके चिन्ह, उसकी लिपि जानते थे। तो ये यहां की एक महत्वपूर्ण विशेषता है धौलावीरा की, ध्यान रखना। ओके, अगला है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं। ये रहे एलिफेंटा की गुफाएं। आप देखेंगे मुंबई के नजदीक एक द्वीप पर गुफाओं का शहर के नाम से प्रचलित हैं। ये रही एलिफेंटा की गुफाएं। यहां भगवान शिव से जुड़ी हुई एक रॉक कट कला है, यानी कि शैव धर्म से संबंधित पूरी की पूरी एक
शैल निर्मित स्थापत्य कला का नमूना है और यहाँ पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, बेहतरीन नक्काशी है। तो ध्यान रखिए कि इससे जुड़ी हुई है ये रही। और शिव के ही यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, बेहतरीन मूर्ति मिली है शिव की, यहाँ पर त्रिमुखी मूर्ति। शिव की त्रिमुखी मूर्ति यहां से हमको प्राप्त हुई है। एलिफेंटा मुंबई के नजदीक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे तो आपको एलोरा की गुफाएं मिलेंगी, ठीक है, ये रही एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा दोनों एक साथ चलते हैं। और एलोरा की गुफा की खास बात यह है कि पूरा का पूरा पहाड़ काट करके यहां पर एक पत्थर से पूरा का पूरा एक मंदिर का निर्माण किया गया है। और यहां पर सभी प्रकार के स्थापत्य हैं, यानी कि हिंदू मंदिर तो है ही, एलोरा का कैलाश मंदिर यहां पर तो है ही है। ध्यान रखना, यहां पर 34 मठ और मंदिर हैं। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका कैलाश टेम्पल एलोरा का। 2 कैलाश टेम्पल हैं, एक है कांची का और एक है एलोरा का, चालुक्यों का बना हुआ। तो बेसाल्ट चट्टानें हैं, 600 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास के स्मारक हैं, ठीक है ना। एलोरा परिसर न केवल एक अद्वितीय कलात्मक सृजन है, तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के समर्पित मंदिर यहां पर एक साथ दिखाते हैं और इनके बीच में सहिष्णुता को दर्शाते हैं। यह सबसे बड़ी चीज है कि एक ही उसमें शिव मंदिर भी है हिंदू धर्म का, जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी हैं और आपके बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक भी हैं एलोरा की गुफाओं में। यह भी आपका कंसेप्ट है। अगला है फतेहपुर सीकरी। अगर आप देखेंगे तो फतेहपुर सीकरी, यह तो आप जानते ही होंगे, अकबर की राजधानी बनाई थी उसने, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित फतेहपुर सीकरी विजय का शहर कहलाता है। 10 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही और यहां बेहतरीन स्थापत्य का नमूना है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह बुलंद दरवाजा है। यहीं पर आपका सोचिए पंचमहल है, यहीं पर आपका अनूप तालाब है, यहीं पर आप देखेंगे तो दीवाने खास है, दीवाने आम है, ठीक है ना। रानी जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है, ठीक है ना, मरियम का महल है। यहाँ सारी बेहतरीन चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज है, एक जामा मस्जिद भी बनाई गई है और जामा मस्जिद का गेट है, ये बुलंद दरवाजा, दोनों चीजें हैं। और यहीं पर है आपके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। दरगाह भी है, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं। हिरन मीनार है, जहां पर से सम्राट अशोक जो का नाम है अकबर है, जो बादशाह अकबर है, वो अपने हिरनों का शिकार किया करते थे, वो भी है। तो पंचमहल जिस पर बौद्ध कला का प्रभाव भी है, वो सारा का सारा आपका यहाँ है। और आगरा से 35 किलोमीटर दूर आपका जयपुर की तरफ जब जाते हैं तो उस रास्ते पर पड़ता है ये फतेहपुर सीकरी, ओके। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? दोस्तों अगला टॉपिक है आप लोग का इसमें, वो है चोल मंदिर की परंपरा। जो हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देख रहे हैं, चोल मंदिर को लेकर के परंपरा है। चोल मंदिर आप अच्छे से जानते हैं, दक्षिण भारत में खासकर तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर है, उसके पास में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। तो उस परंपरा को चोल शासकों ने, जिसमें राजराज और राजेंद्र फर्स्ट शासकों का विशेष योगदान है, उसको हम देख सकते हैं। तो 11वीं 12वीं सदी के 3 भव्य मंदिर इसमें शामिल हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। ये 3 मंदिरों को इस पीरियड में शामिल किया गया है और इसको निर्मित किया गया था इस पीरियड में, ठीक है ना। इसमें जो राजेंद्र फर्स्ट द्वारा गंगईकोंड चोलेश्वरम मंदिर का निर्माण जो है 1035 में पूरा हुआ था। इसमें 53 मीटर का विमान है, यानी कि जो ऊपर का जो हिस्सा है शिखर, वो 53 मीटर ऊंचा है। और 53 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 180 फीट के आसपास बन जाता है। बहुत ऊंचा विशाल मंदिर है, बहुत बेहतरीन मंदिर है, ठीक है ना। और ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज सेकंड द्वारा बनवाया गया, जबकि पहला जो मंदिर है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किया था राजराज फर्स्ट ने, ठीक है ना, जिसे हम सुंदर चोल भी कह सकते हैं।
दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज सेकंड ने बनवाया था। यह भगवान शिव का एक पत्थर की विशाल मूर्ति भी इसमें शामिल है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद हम देखें तो अगला है हम्पी में स्मारकों का समूह है हम्पी, और अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में भी रहा, तो देख सकते हैं। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जिसको बाद में जाकर के बहमनी साम्राज्य के जो 4 प्रमुख शासक थे, बीदर है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, इन चारों ने मिलकर के उसको तहस नहस कर दिया था आपके 1565 के दक्कन के मुस्लिम संघ ने। और युद्ध हुआ था आपका, जिसे हम कहते हैं तक्कोलम का या राक्षसी तगड़ी का, इसका युद्ध कहते हैं। बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहते हैं इसको, बन्नी हट्टी या आपका राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में 4 मुस्लिम संघ के शासकों ने मिलकर के इसको यहां पर 6 महीने तक पूरा लूटपाट की, तबाह कर दिया। यह विजयनगर हिंदू महान साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसे विजयनगर कहते हैं, वही है। और यह मंदिर और महलों के लिए बहुत फेमस है। सोचिएगा, जब आज ऐसी कंडीशन है, आज इतने बेहतरीन स्थापत्य है, अगर वो रियली में होता तो कैसा होता। ठीक है ना। अगला है पल्लवों की राजधानी महाबलीपुरम। कह सकते हैं पल्लवों की 2 राजधानियां थी, एक महाबलीपुरम और दूसरी थी कांची। ठीक है ना, ठीक है ना। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। चट्टानों को काटकर की गई है, विशेष रूप से रथों के रूप में और मंडपों के रूप में। ठीक है ना, ये 2 हैं। इनमें गंगा का अवतरण और भगवान शिव की महिमा मंडन की हजारों मूर्तियों वाले मंदिर परिसर के लिए जाना जाता है। तो यानी कि रथ मंदिर हैं, मंडप मंदिर हैं, जिनको आपके नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन शासकों ने निर्मित करवाया था। तो उन मंदिरों का पूरा समूह है महाबलीपुरम का, और ये आपके रथ मंदिर और मंडप मंदिर के ही निर्मित हैं, और ऊपर से नीचे तक केवल एकाश्म पत्थर के बने हुए हैं। बेहतरीन नमूने हैं ये। अंदर बाकायदा गर्भगृह, यानी कि पहाड़ की पत्थर की चोटी पर वो बैठ जाइए और छीलते हुए चले आइए, डिजाइन बनाते हुए। और खास बात यह है कि जितने भी ये पॉइंट बने हुए हैं, ये सब, इन सब का डिजाइन शेप एक जैसा है। यानी इतने बेहतरीन कारीगर, इतने बेहतरीन कलाकार, इसीलिए आज उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया हुआ है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तो पट्टडकल के स्मारकों का समूह है। पट्टडकल कर्नाटक का जो एरिया है, कर्नाटक में पट्टडकल एक क्षेत्र है। यहां पर बेहतरीन चालुक्य वंश के तहत 7वीं 8वीं शताब्दी में यहां पर वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूने बनाए गए, मंदिर बनाए गए थे। ठीक है ना। यहां पर 9 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन धर्म स्थल भी है, और इनमें सबसे बेहतरीन है विरूपाक्ष का मंदिर समूह, जिसे 740 एडी में लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। लोक महादेवी ने इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। सबसे महत्वपूर्ण है, पट्टडकल के मंदिरों का, स्मारकों का समूह है, जिसमें हिंदू और जैन धर्मस्थल दोनों हैं। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए तो राजस्थान के पर्वतीय किले हैं। और राजस्थान तो आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत फेमस है। ठीक है ना। राजस्थान की विरासत में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, सवाई माधोपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, झालावाड़ है। इससे 6 किलों को इसमें शामिल किया गया है। ये जो 6 किले हैं, इनकी परिधि लगभग 20 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बताती है कि इन राजपूत रियासतों की विरासत जो है कितनी महान, कितनी विशाल रही होगी। लेकिन इन 6 किलों को जरूर याद रख लीजिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़। ये 6 किले आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं किलों के अंदर आपके विभिन्न प्रकार की कला संस्कृति का विकास हुआ था, और वो संस्कृति आज भी राजस्थान में हमारी भारतीय संस्कृति के रूप में विद्यमान है। क्लियर, ध्यान रखना। इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगला है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। और अहमदाबाद के किले के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह घंटाघर है, जिसकी घड़ी ब्रिटेन से मंगाई गई थी। ये मैंने आपको बताया था।
अगर याद हो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। साबरमती नदी के पूर्वी तट पर 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद की 4 दीवारी वाला शहर सल्तनत काल की एक समृद्ध वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, जिसे हम भद्रा किला भी कहते हैं। भद्रगढ़ किला शहर की दीवारें हैं, भद्रा किला या भद्रगढ़ इसी का एक हिस्सा है। इसमें हिंदू, जैन और मस्जिद, मकबरे, मुस्लिम, इस्लामिक परंपरा तीनों शामिल हैं, ठीक है ना। तीनों की तीनों परंपराएं इसमें शामिल हैं और यह शहर 6 शताब्दियों से वर्तमान समय गुजरात की राजधानी के रूप में फलता फूलता रहा और वर्तमान में फिर यूनेस्को ने अपने अंडर में इसको ले लिया है। अगला है आपका महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हम कहते हैं ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा। 1570 में आपका अकबर के समय में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसने कई वास्तविक नवाचारों को प्रेरित किया जिसकी परिणति ताजमहल के निर्माण के रूप में हुई थी। यह पहला उद्यान मकबरा है। उद्यान मकबरा इसका मतलब होता है बाकायदा चारों तरफ बाग बगीचे बना करके उसके बीच में इसको बनाया गया है। जैसे ताजमहल बनाया गया है बगीचों के बीच में साइड में बना करके, उसी तरीके से सेम बनाया गया है। अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि ताजमहल को हटा करके ईंट पत्थरों का आपने एक नया संरचना बना दी है, लाल रंग की, सफेद रंग की। सेम वही स्ट्रक्चर, सेम वही सारी चीजें। ऐसा लगता है कि ये उसी का पहला रूप है। और हुमायूं का मकबरा हुमायूं की बीबी ने बनवाया था। अकबर के समय में निर्माण किया गया था और अब्दुल हमीद लाहौरी इसके कारीगर थे, ठीक है ना। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। दूसरा है जयपुर शहर, पूरा का पूरा जयपुर शहर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर के 4 दीवारी वाले शहर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह सेकंड ने की थी। पहाड़ी इलाके में स्थित क्षेत्र जो है जयपुर के मैदानी इलाके में निर्मित किया गया था, यानी पहाड़ी इलाके से हटा करके नीचे मैदान में इस नए शहर की स्थापना की गई थी। और इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत बेहतरीन है, ग्रिड पैटर्न पर है, यानी कि बाकायदा चौकोर। पूरा शहर पिंक कलर से बना हुआ है। जिधर से जाएंगे उधर आपको चौकोर सड़कें मिलेंगी उसी तरह की। ऐसा लगता है जैसे कि आपका ग्रिड पैटर्न बना दिया गया हो। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं जिससे सार्वजनिक चौराहे बनते हैं जिन्हें चौपड़ कहते हैं। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चौपड़ बनते हैं, ठीक है ना। और उन पर किनारे किनारे पर बाजार, दुकान, आवासों और मंदिरों का पूरा एक श्रृंखला है। और उसी पर साइड में बना हुआ आपका ये हवा महल उसी के किनारे पर ही है। बहुत बेहतरीन संरचना है। कभी मौका मिले तो आप जयपुर जरूर घूमिएगा। ओके, अगला आ जाइए। आपका अगला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, जिसे रामप्पा मंदिर कहते हैं। रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में पालमपेट गांव में स्थित है। ये मंदिर बेहतरीन मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। यह काकतीय काल के समय में बनाया गया था जिसे रुद्रदेव और रिचरेला शासकों ने बनवाया था। और यह एक शिव मंदिर है। बलुआ पत्थर से बने हुए इस मंदिर का निर्माण 1213 में शुरू हुआ। माना जाता है कि लगभग 40 वर्षों तक इसका निर्माण चलता रहा, ठीक है ना। इसमें सजावटी बीम यानी कि जो स्तंभ बने हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं, बीम बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड बनाए गए हैं, ठीक है ना। और नक्काशीदार ग्रेनाइट डोलेराइट के स्तंभ बनाए गए हैं। इमारत में एक विशिष्ट और पिरामिड नुमा विमान भी है जिसे सीढ़ीदार टावर कहते हैं ऊपर का, क्योंकि ये दक्कन की शैली है इसलिए बेसर शैली के बने हुए हैं, यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, ठीक है ना। जिससे हम तथाकथित फ्लोटिंग ईंटों से बना हुआ है, यानी ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि ईंटें जो हैं तैरती हुई सी ईंटें हैं, फ्लोटिंग ईंटें, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था छत की संरचनाओं का वजन को कम करना। हल्की हल्की तैरती हुई सी हल्की फुल्की ईंट है। और ये एक तरीके से मान के चलिए उच्च कोटि की कलात्मक मूर्तियां हैं, यानी कि इनके अंदर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो आपके दीवारों पर पूरा अटैच की गई हैं नृत्य करते हुए, ठीक है ना। और ये काकतीय संस्कृति को दर्शाती हैं, ये इसकी खास बात है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। रुद्रेश्वर कामप्पा रामप्पा मंदिर काकतीय शासकों के समय का बना हुआ, ठीक है ना। ओके, अगला है खजुराहो के मंदिर।
और खजुराहो के मंदिर तो आप लोग जानते ही हैं। खजुराहो चंदेल शासकों के मालवा में बनवाए गए मंदिर, चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए मंदिर जो हैं आपके, ये नागर शैली के बने हुए मंदिर हैं और सबसे बेहतरीन नमूने माने जाते हैं दुनिया भर में। 1050 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया था। 20 मंदिर ही बचे हुए हैं, अलग अलग समूह बने हुए हैं, 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, यानी कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। वास्तुकला मूर्तिकला के बीच एक आदर्श संतुलन बनाया गया है, ठीक है ना। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तंदरिया महादेव मंदिर। बाकायदा पूरा का पूरा एक बेस बना करके उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करना, गर्भगृह बनाना और उसके ऊपर जाकर के रेखीय प्रकार का शिखर बनाना, विमान जिसे कहते हैं, और आगे मंडप है, बेहतरीन नक्काशी है और उसमें विभिन्न प्रकार के स्त्री पुरुषों की नग्न अर्धनग्न मूर्तियां बनाई गई हैं, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये सारी चीजें हैं। इन्हें प्रचुर मात्रा में मूर्तियों सुसज्जित किया गया है जो भारतीय कला की सबसे महान कृतियों में मानी जाती है, बेहतरीन कला की, ठीक है ना। अगला देखेंगे तो आप खजुराहो का बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोधि गया का महाबोधि मंदिर, ये तो आप जानते ही हैं। बोधि गया का महादेवी मंदिर जो है महाबोधि, यह मंदिर प्रश्न भगवान बुद्ध के जीवन और उससे विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। बोध गया में आप अच्छे से जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे एक ज्ञान की प्राप्ति की थी बोध गया में, और वहीं पर वो पीपल का जो वृक्ष है आज भी मौजूद है। हालांकि ओरिजिनल जो है शशांक ने, जो गौड़ शासक था बंगाल का, उसने काट के फेंकवा दिया था, ठीक है ना। फिर भी उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांच जो निकल के आई वो अभी भी मौजूद है। ज्ञान प्राप्ति की थी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा इस पहला मंदिर बनवाया गया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी का है और यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। बौद्ध मंदिरों में से एक है जो गुप्त काल से लेकर के आज तक अभी भी मौजूद है, ठीक है ना। तो गुप्त काल का बना हुआ ये मंदिर है। अगला है आपका भारत की पर्वतीय रेल। भारत में 3 पर्वतीय रेल हैं। एक दार्जिलिंग हिमालय, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम बनाई गई थी, 1881 में आरंभ हुई थी और रेलवे के डिजाइन में मनोरम पहाड़ी इलाके में प्रभावशाली लेक रिंग के रूप में स्थापित है, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य के 46 किलोमीटर में मीटर गेज सिंगल ट्रैक नीलगिरी माउंटेन पर्वत पर चलती है अगली आपकी, ठीक है ना। एक दार्जिलिंग हिमालय वाली है। अब बात आती पर्वतीय रेल होती क्या है। छोटी सी पतली खिलौने के टाइप की रेल होती है जो बाकायदा रेलवे की तरह चलती है, बहुत स्लो स्पीड में, जिसमें आप कभी भी चढ़ उतर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर है। और तीनों के तीनों रेल, एक दार्जिलिंग हिमालय, एक तमिलनाडु की आपकी नीलगिरी हिमालय से संबंधित वो नीलगिरी रेलवे जो है वो है, उसका निर्माण किया गया था। अब देखेंगे तो 1854 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पहाड़ी स्थान की कठिनाई कारण 1891 में इस पर काम शुरू हुआ और 1908 में पूरी हुई, ठीक है ना। ये सबसे बेहतरीन तकनीक थी। और तीसरी है आपकी कालका शिमला, जो कालका से शिमला तक चलती है। ये 96 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, सिंगल वर्किंग रेल लिंक है। 19वीं सदी में शिमला के ऊंचे पहाड़ी शहर को सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था और ये तीनों रेलवे अभी भी चालू हैं, जिनमें आप घूम सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सारे के सारे, ठीक है ना। अगला जो इसमें देखेंगे तो अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका कुतुब मीनार और रानी की बाव, ठीक है ना। कुतुब मीनार ये तो आप जानते हैं अच्छे से, किलोमीटर दक्षिण आपके दिल्ली में आपके 72.5 मीटर ऊंची लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई एक मीनार है, ये रही। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसी के बराबर में जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बराबर में यहां देखेंगे तो वो है आपकी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद सबसे पुरानी पहली मस्जिद है भारत की बनी हुई, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। एक है अलाई दरवाजा जिसे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है और एक आपकी कुतुब मीनार है। तीनों को मिला करके इसको हम
कुतुब मीनार और उसके स्मारक कहते हैं, और तीनों के तीनों आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है ना। इनमें से कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाई दरवाजा भारत की पहली पूर्णतः इस्लामिक बिल्डिंग मानी जाती है, जिसमें बाकायदा गुंबद है, मेहराब है, चमकीली टाइलें हैं, ठीक है ना, जालियां हैं। ये सारी चीजें जो आपकी इस्लामिक परंपरा में शामिल होती हैं, वो सारी शैलियां उसमें मौजूद हैं। ओके। रानी की बाव या रानी की बावड़ी कहते हैं पाटन गुजरात में। बाव मतलब बावड़ी, जहां पर पानी निकाला जाता है। ये सरस्वती नदी के तट पर निर्मित रानी की बाव की शुरुआत 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था। बावड़ियां भारतीय पहाड़ी में भूमिगत जल संसाधन और भंडारण प्रणालियों का एक विशिष्ट रूप है। इनको बनाया जाता था। इसमें रेतीली मिट्टी में गड्ढे से कला और वास्तुकला का विस्तृत निर्माण करके बावड़ी बनाई जाती है। उसमें पानी कंटिन्यू निकलता रहता है, जैसे कुआं होता है। कुएं में तो रस्सी से निकालते हैं, अगर हम उसके चारों तरफ खोदते चले जाए और नीचे जाकर के बावड़ी बन जाए, एक तालाब टाइप का, और चारों तरफ से सीढ़ियां हों, तो उसको कहते हैं बावड़ी। ठीक है ना। और बावड़ी मोस्टली आपकी मिलती है कहां? गुजरात में, राजस्थान में मोस्टली। तो यही है रानी की बाव बावड़ी निर्माण मारी गुज्जर स्थापत्य शैली में कारीगरों की बेहतरीन कौशल का निर्माण है। एक जटिल तकनीक है जिसके माध्यम से इसको बनाया गया है, और यह जल की पवित्रता को उजागर करने वाले उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन की गई है। यानी कि ऐसा डिजाइन किया गया जैसे कि यह मंदिर उल्टा मंदिर है, यानी कि उल्टी संरचना है। जैसे ये साइड से दिखाई देता, ऊपर मंदिर नहीं है बल्कि नीचे की तरफ चले जाते तो नीचे की तरफ जाकर के आपको मंदिर की जो गहराई पता चलती है, ये है। और ये चौथा सबसे गहरा, और इतने मीटर गहराई पर एक आयताकार टैंक बनता है सबसे लास्ट में जाकर के। ये रहा, ये इसकी खास बात है, इसको याद रख लीजिएगा। रानी की बाव या जो पाटन गुजरात में। ओके, क्लियर। लाल किला, लाल किला जानते हैं जिसे हम शाहजहानाबाद कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने दिल्ली में। ये रहा, और यहीं पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। ठीक है ना। 1546 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित पुराने किले सलीमगढ़ के निकट है, जिसके साथ मिलकर के यह लाल किला परिसर का निर्माण करता है। ठीक है ना। और इसी में नहर बहश्त के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक नहर बहती है जो यमुना नदी से इसके अंदर पानी आता था, जिसे पानी की सप्लाई कहते हैं, उसी को कहते हैं नहर बहश्त, यानी स्वर्ग की धारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है। इसमें और देखेंगे तो शाहजहां के शासनकाल में परिष्करण किया गया। नए स्तर पर किले की योजना इस्लामी प्रोटोटाइप पर आधारित थी, लेकिन प्रत्येक वास्तुशिल्प के तत्वों को दर्शाता है। क्लियर। राजस्थान, दिल्ली, आगरा अन्य क्षेत्रों की इमारतों उद्यानों के निर्माण से बेहद प्रभावित है। यह खास बात है। अगला है भीमबेटका की गुफा। और भीमबेटका की गुफा आप अच्छे से जानते हैं। भीमबेटका की गुफा किस लिए फेमस है? वो फेमस है पाषाण काल के मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चित्रकला की शैली के लिए। यह भीमबेटका के शैलाश्रय है। भारतीय दक्षिण में विंध्य पर्वत की तलहटी में विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानों के भीतर घने जंगल के ऊपर प्राकृतिक शैलाश्रय बनाए गए 5 समूह हैं। मेसोलिथिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक की इसमें कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इन पर 21 गांव के निवासियों की सांस्कृतिक परंपराएं शैल चित्रों में दर्शाई गई हैं। यानी कि प्राचीन काल में, पाषाण काल में, जब मनुष्य अपने शिकार करता था या अपने जीवन को जीता था, उस समय वो अपने संदर्भ में जो कुछ भी करता था, उसको वो चित्रों के रूप में उकेरता था। वो चित्र आज भी मौजूद है। ठीक है ना। अगला टॉपिक है इसमें आपका होयसल के पवित्र मंदिर। ये रहे होयसल के मंदिर। ये 11वीं-12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में होयसल शासकों के समय के बने हुए 3 सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है ना। 3 मंदिरों का एक समूह है जिसको हम होयसल मंदिर समूह कहते हैं। और इनमें आपकी जो विशाल मूर्ति है, वेदिका है, एक बहुस्तरीय चित्रवल्लरी है,
ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। और मूलतः इसमें जो मंदिर हैं वो है आपके हिंदू मंदिर। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, होयसलों के जो मंदिर हैं वो हिंदू मंदिर के ही रहेंगे, उसको याद रख लीजिएगा। शांति निकेतन के बारे में आप जानते होंगे, जिसकी स्थापना एक विश्वविद्यालय या एक विद्यालय के तौर पर, एक सांस्कृतिक कला केंद्र के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये रही शांति निकेतन। प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में ग्रामीण पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय और प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता पर दृष्टि पर आधारित कला का केंद्र था। इसी को विश्व भारती का मान्यता के रूप में 1921 में शांति निकेतन में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी कि विश्वविद्यालय यानी ग्लोबल लेवल का एक विद्यालय की स्थापना की गई। 20वीं सदी के शुरुआत में प्रचलित ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुशिल्प नजरिए और यूरोपीय आधुनिकतावाद के शांति निकेतन के पूरे क्षेत्र में प्राचीन मध्ययुगीन और लोक परंपरा पर आधारित एक अखिल एशियाई आधुनिकता की ओर उन्मुख पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इसमें प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक समय की जितनी भी कलाकृतियां हैं, जितनी भी कला संस्कृति के जो मूल हैं, जो बिंदु हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। यानी कि एजुकेशन सेक्टर भी है और कला संस्कृति का केंद्र भी है। ठीक है ना। अगला देखेंगे मार्तंड आपका, ये रहा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का कंसेप्ट, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये रहा उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी के तट पर उगते सूर्य की किरणों से नहाया हुआ कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता के रथ का एक स्मारकीय प्रतीक है, जिसमें 24 पहिए प्रतीकात्मक तौर पर डिजाइन किए गए। इसका नेतृत्व 6 अश्वदल करते हैं। ये रहे 24 पहिए के आधार पर बनाया गया है। एक पहिया है, 24 ऐसे बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 6 घोड़े उस 24 पहिए वाले रथ को खींच रहे हैं और उसके अंदर सूर्य देवता विराजमान है। यानी कि सूर्य देवता की परंपरा पर आधारित कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसको भी शामिल किया गया है। ताजमहल के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा ताजमहल के बारे में जानते होंगे। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने आगरा में, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। विशाल मकबरा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, उतना ही खूबसूरत। ये रहा। अगला टॉपिक है इसमें जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर। ठीक है ना, जयपुर का जंतर मंतर। ठीक है, ये रहा। जंतर मंतर 18वीं शताब्दी की शुरू में बनाया गया खगोलीय स्थल है। 20 मुख्य स्थिर उपकरणों का एक सेट शामिल है, यानी कि उदाहरण है, लेकिन कई मामलों में उनकी अपनी खास विशेषताएं। खुली आंखों से खगोलीय स्थितियों का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किए गए कई वास्तुशिल्प यंत्र नवाचारों का प्रतीक है। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण भी आपके राजा जयसिंह ने ही किया था। खगोल यानी कि अंतरिक्ष की चीजों का अवलोकन करने के लिए यह बनाया गया था जंतर मंतर। ठीक है ना। जंतर मंतर दिल्ली में भी है। अगला एक टॉपिक है जो इसमें शामिल किया गया है, वो है आपका मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक, मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड डेको स्मारक समूह। ये रहा मुंबई का विक्टोरियन समूह। ठीक है ना। किसके बने समय बनाया हुआ? अब नेचुरल सी बात है कि इस तरह का विक्टोरियन शैली का बना होगा तो किसने बनाया होगा? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने इसको डिजाइन किया था। ध्यान रखना, आर्ट डेको, इसकी जो खास बात है आर्ट डेको की है, पहले विक्टोरियन नियोगॉथिक शैली में और फिर 20वीं सदी के शुरुआत में आर्ट डेको शैली में बनाया गया। नियोगॉथिक और आर्ट डेको शैली में। ठीक है ना। इसकी खास बात यह है। बाकी आपको इसमें और डिजाइन क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अगला है आपका, अब यहां से हम देखेंगे तो आपके प्राकृतिक आ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखे सांस्कृतिक स्थल, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये रहा, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान है। विशेषता है अल्पाइन चोटियां, जो उसकी पहाड़ी की चोटियां हैं
ठीक है ना। यह 90,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसा हुआ कई नदियों, पर्वतीय हिमनदी, बर्फ पिघलने से बने जंगल के स्रोत और जल आपूर्ति के संग्रहण क्षेत्र में मौजूद है। यह जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट का हिस्सा भी है। इसमें 25 प्रकार के वन और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां यहां पर रहती हैं, जिनमें कई प्रकार की जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है ना। अगला है आपका काजीरंगा। काजीरंगा तो जानते हैं, असम का। काजीरंगा असम के बीचों बीच राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पर मानव की मौजूदगी बहुत कम है। यहां एक सींग वाले गैंडों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। साथ के साथ यहां बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू सहित कई सारे स्तनधारी और हजारों पक्षी रहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, यह एक्चुअली पक्षी विहार है भरतपुर में। भरतपुर यह पूर्व बतख शिकार रिजर्व अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, साइबेरिया से बड़ी संख्या में जलीय पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन प्रवास है। यहां दुर्लभ साइबेरियन क्रेन सहित पक्षियों की लगभग 364 प्रजातियां दर्ज की गई हैं जो यहां पर आते हैं। बहुत बेहतरीन नमूना लगता है सर्दियों के दिनों में आपका भरतपुर में, देखना चाहिए। ओके, चलिए अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य। यह भी आपके असम में है। हल्की ढलान पर जंगली कछारी घास के मैदान में हिमालय मानस, उसका आपका असम में। यह रहा मानस अभयारण्य, वन्यजीवों की विशाल जैव विविधता का है, जिसमें बाघ है, पिग्मी हॉग है, भारतीय गैंडा है, भारतीय हाथी जैसी लुप्त प्राय प्रजातियां इसमें मौजूद हैं। एक है नंदा देवी और फूलों की घाटी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान है। अल्पाइन फूलों के घास के मैदान और मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये देखेंगे तो ये रहे आपके उसी तरह के मैदान, बहुत रीन फूलों की घाटी है। यहां पर आपके काला भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, नीली भेड़, ये सब इसमें शामिल है जो यहां पर रहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति भी है और जनजातियां भी हैं, सब एक साथ मिलकर के यहां पर रहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा को तो आप जानते ही होंगे, सुंदरी वृक्ष के लिए है, ठीक है ना। सुंदरवन डेल्टा 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ भारत में और बांग्लादेश के क्षेत्र में मौजूद है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसमें आपके बंगाल टाइगर, बाघ, जलीय स्तनधारी पक्षी, सरसब समेत बहुत सारी प्रजातियां यहां रहती हैं। एक है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि पूरा हिमालय आपके महाराष्ट्र के किनारे किनारे होते हुए, कर्नाटक होते हुए, गोवा के तट होते हुए, केरला के नीलगिरी हिल तक जाता है। यह पश्चिमी घाट, यह पुरानी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला अद्वितीय जैव भौतिकीय पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के द्वारा महत्व की भू आकृति संबंधी विशेषताओं को दर्शाती है। बेहतरीन है और यह भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है, क्योंकि यही है जिसकी वजह से आपके महाराष्ट्र में बारिश नहीं होती। लौटते मानसून की बारिश होती है लेकिन जाती नहीं होती। यह आपके जैव विविधता और स्थानिकता को प्रदर्शित करती है और जैव विविधता के दुनिया के 8 सबसे असाधारण हॉटस्पॉट में से एक है। यानी दुनिया भर में आपके कितने हॉटस्पॉट हैं? 8, उनमें से एक ये रहा, बेहतरीन हॉटस्पॉट। और यहां पर कम से कम 325 विश्व स्तर के संकटग्रस्त वनस्पतियां, जीव, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछली वगैरह सब पाई जाती हैं यहां पर, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके? 7 ये हो गए। और लास्ट है आपका मिश्रित प्रकार का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। ये आपके कैसा है? मिश्रित प्रकार का, मिश्रित प्रकार का ये रहा कंचनजंगा राष्ट्रीय मैदान। यहां पर आपके सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है, दोनों है।
माउंट कंचनजंगा नामक दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी भी शामिल है। पौराणिक कहानियां इस पर्वत और पहाड़ी संख्या मौजूद प्राकृतिक तत्वों, गुफाओं, नदियों, झीलों आदि से जुड़ी हुई है, इसलिए सिक्किम के मूल निवासियों द्वारा पूजा जाता है। इन कहानियों और प्रथाओं के पावन अर्थों का बौद्ध मान्यताओं के साथ एकीकृत किया गया है और यह सिक्किमी पहचान का आधार भी है, इसीलिए इसको सांस्कृतिक तौर पर शामिल किया गया है। और ये जो स्रोत हैं यह यूनेस्को की ओरिजिनल साइट से लिए गए हैं, योजना के प्रमुख स्रोत हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी चीजें आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखी होंगी, ठीक है ना। इसमें आपको इसको देखना चाहिए था। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसको आप जरूर ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जीएस फाउंडेशन का सेकंड बैच आप लोगों का 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग आप लोगों को 4 पिलर में प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करवा रहे हैं। जिसमें पहला पिलर होगा आपका फाउंडेशन का, फिर उसके बाद प्री के लिए टेस्ट सीरीज और क्लास होगी, फिर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज और क्लास होगी, प्लस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा और साथ के साथ आपका इंटरव्यू सेशन भी होगा। और इन सब की टोटल फीस बनती है आपकी 27,999 रुपये अगर आप MK लाइव कोड यूज करेंगे तो, अन्यथा फीस बहुत ज़्यादा है। और टोटल ये 30 महीने का ड्यूरेशन का आपका पूरा का पूरा सेशन है, यानी कि ये चलेगा 1 से 1.5 साल, लेकिन 2.5 साल तक की इसकी वैलिडिटी है, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंडे आपके शाम को 6 बजे ये बैच लॉन्च हो रहा है, हिंदी में पॉलिटी के साथ, इंग्लिश में ज्योग्राफी के साथ और इंग्लिश में आपके पॉलिटी के साथ में। तो इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझिएगा। बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट है तो मुझे MK लाइव कोड को इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिसकी वजह से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मेल ID पर या मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं, सिर्फ कॉन्टैक्ट, यानी कि टेलीग्राम व्हाट्सएप, ठीक है ना। ये टेलीग्राम का व्हाट्सएप है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग अगर हिस्ट्री का ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बैच नंबर 3 है, और ये बैच भी आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, सुबह नहीं बल्कि दोपहर में 1 बजे मंडे को, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 15,999 रुपए की फीस के साथ में, MK लाइव कोड के साथ, ठीक है ना, मेरे साथ। तो जल्दी कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको 300 प्लस नंबर आराम से आ जाएं, अच्छे तरीके से आ जाएं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।